नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी आए लेकिन आपदा पर्यटक बने, विजयवर्गीय का बयान। कहा, इंदौर का विकास हमारी जिम्मेदारी, भविष्य में ऐसी घटना न हो, सरकार इसके लिए तैयार। नवी मुंबई में पहली बार शिंदे नाइक आमने सामने, शिंदे की चुनौती को नाइक का सियासी जवाब। नवी मुंबई में पहली बार शिंदे नाइक आमने सामने रहे और साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आया एक साथ दिखी जुगलबंदी। भगवंत मान ने बीज कानून का किया विरोध, पंजाब को गेहूं और चावल की खरीद पर चर्चा। कृषि प्रधान राज्य के हितों की सुरक्षा पर जोर। सनातन धर्म की चेतना को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम, अमित शाह का बयान। संत समाज की भूमिका अतुलनीय। पीएम मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोलकाता गुवाहाटी रूट पर चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, असम के लिए बड़ी उपलब्धि, हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर कहा कि हमारे शहर में कोई भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए या किसी भी रूप में आए। स्थिति सारी नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमेशा वो पर्यटक बनकर आते हैं, अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं। फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, बाकी विकास तो इंदौर का हमें ही करना है। मुंबई से सटे नवी मुंबई की राजनीति में इस साल हुए मनपा चुनाव बेहद तीखे और सीधे मुकाबले के रूप में सामने आया है। एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक। सरकार में साथ होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच चुनावी टकराव खुलकर दिखा। चुनाव के दौरान गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे को तीखी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें न तो सीबीआई का डर है न ही ईडी का। उन्होंने ठाणे की राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी जताते हुए नवी मुंबई नगर निगम के विशेष ऑडिट की भी मांग उठाई और 3000 करोड़ की एफडी घटकर 800 करोड़ होने पर सवाल खड़े किए। खूबसूरत शहर, प्री प्लान सिटी कह सकते हैं, उस नवी मुंबई को ढालने में, बनाने में गणेश नाइक का बड़ा योगदान रहा है। कभी एक कट्टर शिवसैनिक हुआ करते थे, बाला साहब के सिपाही हुआ करते थे। सीधे बातचीत करते हैं कि नई मुंबई में तकरीबन 111 बीजेपी की सीटें थी, जिसमें से 65 सीटें जीतकर इन्होंने एकमात्र एक अपना वर्चस्व स्थापित किया है। गणेश जी, मनपा चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ सुनने मिला, कुछ चीज़ों को लेकर आपको सख्त आपत्ति जताई, काफ़ी गुस्सा आया था आपके चेहरे पे। नहीं, देखिए बात ऐसी कि नई मुंबई महापालिका के जो प्रभाग गिर गए ना, वो गिराने के टाइम में बड़ी राजनीति करके उसको अलग अलग हिस्सों में ढाल दिया था। लेकिन नई मुंबई की सुजान जनता जो गणेश नाइक की विचारधारा पे प्यार करती है, जैसे उनको मालूम है गणेश नाइक धर्म, जात, भाषा, वर्ण, वर्ग के आगे जाके इंसानियत के धर्म को मानता है और मानता हूँ मैं। लिव एंड लेट लिव, जीवा और जीने दो, ये तो मकसद होना चाहिए जीवन का। तो वो विचारधारा के साथ प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को साथ में लेके चलने का मेरा जो इरादा था, जैसे मैंने बोला कि 95 में मैं बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना में था। 95 में बाला साहब ठाकरे ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो उस 95 टू 2000 तक शिवसेना का वहाँ पे जो कंट्रोल रहा और उससे विकास होते रहा। जैसे 2000, 2005, 2010, 2015 4 बार माननीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में मैंने उधर काम किया। उन्होंने मुझे पक्का पूरी जिम्मेदारी दी। मंत्री भी रहे उस टाइम में, उन्होंने 2 बार मंत्री भी बनाए और बहुत मैंने जो वातावरण उस ढंग का बहुत अच्छा रहा और जनता ने भी गणेश नाइक को प्यार दिया, तो वो एनसीपी को उधर काम करने का मौका मिला। उसके बाद में हम भाजपा में आए, तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी भाजपा की सत्ता आएगी और भाजपा का मेयर वहाँ पे बैठेगा, और अभी वो 2-4-5 दिन में जैसा हो जाएगा भाजपा का मेयर उधर बैठने वाला है। आपको गुस्सा किस बात को आ गया? मतलब मुख्यमंत्री आपके साथ है, आप भी मंत्री हैं, तो क्लस्टर डेवलपमेंट को लेके मतलब कहाँ से कोई बात ऐसी कि आप भी हैं, आप यदि औरों से सम्मान की, देखो हर इंसान को गिव एंड टेक का हिसाब, यानी लोग मुझे सम्मान न करें, अपमान तो न करें ना, बराबर है। तो आप जब औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तो आपका फर्ज भी बनता है औरों को सम्मानित करना। इसमें कमी हो गई और इसलिए मैं रिएक्ट हो गया। ओके, अभी वो मसला खत्म हुआ। अभी
जो हमारे गांव खेड़े में जरूरत से लोगों ने मकान बनाए, तो मेरा कहना है कि भाई मकान के नीचे की जमीन लोगों के मालकी की बनाओ, फ्री होल्ड बनाओ, झोपड़पट्टी वालों को भी फ्री होल्ड बनाओ, सिड़कों ने जो मकान बनाए वहाँ की जमीन भी फ्री होल्ड बनाओ। यानी पूरा सिड़कों का जो लैंड है अभी लोगों को दिया है ना, तो फ्री होल्ड बना के बराबर जरूरत की इतना रीडेवलपमेंट के लिए जरूरत के इतना एफएसआई दे दो, वरना जो राक्षसी एफएसआई जिसको अपन भस्मासुर और बकासुर के जैसा कोई सोचता होगा तो वो गलत है। इसमें शहर का कोई अच्छा सम्मान नहीं हो जाएगा, जनता परेशान रहेगी। तो इसलिए मैंने बोला हमारे शहर में हमें एफएसआई संतुलित होना चाहिए और लोगों का जीवन मन शांति के साथ चलना चाहिए। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है आप ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, उसका जो रेशो रहेगा वो एग्जाम्पल अपन हर गांव में हर झोपड़पट्टी में लगाएंगे। एटलीस्ट नई मुंबई में आपको जो चाहते हैं उस ढंग से अपन कानून में बिठाएंगे। एक पूरा संतुलन, एक पूरा रोड में पूरे नवी मुंबई का आप तैयार करके तैयार मुख्यमंत्री साहब को सौंपने वाले हैं। मुख्यमंत्री साहब को वो उसका एक मॉडल और मॉडर्न एक मैप दे देंगे, पूरा नक्शा दे देंगे और उसके मुताबिक आगे हर गांव में हर झोपड़पट्टी में वही मसला चालू रहेगा। एक और बात है कि महानगर पालिका के चुनाव में एक बात आपकी छवि या आपका संघर्ष सब लोग जानते हैं, एक अच्छे शिवसैनिक के रूप में, एक एनसीपी के नेता के रूप में, आज बीजेपी के कतार नेता के रूप में, जिस तरह से आपने नवी मुंबई में इतनी सीटें लाई, शायद आपने बातें पार्टी मीटिंग में रखी भी होंगे। थाने भी अकेले आप लड़ सकते थे, कल्याण डोंबिवली भी लड़ सकते थे, उल्लासनगर भी जा सकते थे, आसपास के शहर, वहां पर भी क्या संभावना अगर एक होके नहीं लड़ते मायावती तो तस्वीर कुछ अलग बन सकती थी? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि देखिए मैं खुला बोल रहा हूँ, मैंने पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और रविंद्र जी चौहान हमारे प्रदेश उनसे बोला था कि भाई लोकसभा नेता लोगों का इलेक्शन है, विधानसभा, फिर कार्यकर्ताओं के लिए किधर मौका मिलेगा? ये सब लोगों को लड़ने तो बाद में जरूरत से अपन एक आएंगे। आखिर में ऐसी रविंद्र चौहान जी की ऐसी इच्छा हुई भी थी, लेकिन इन बिटवीन फिर से वहां से ऊपर से मैसेज आ गया कि नहीं भाई अपने को एनडीए के लोगों को साथ में लेके चलना है। तो हम लोगों ने भी चलो पार्टी का आदेश होगा उसके मुताबिक आगे आगे बात बढ़ती जाएगी। अगर ये समझौता आपस में नहीं हुई थी तो थाने महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली उधर में भी बीजेपी का महापौर बन सकता था। कल्याण में तो 101% बीजेपी का महापौर बनता था और थाना में भी महापौर के आजू बाजू में भी आते थे पक्का। जिस तरह से आपका पूरा गुस्सा सारे महाराष्ट्र ने देखा, शायद देश ने भी देखा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का आपने नाम भी लिया जो आपकी सरकार में शामिल है, क्या वो गुस्सा आप पूरी तरह से ठंडा हो गया है? और जो जनता ने आपको प्यार दिया, क्या उस प्यार ने आपको ठंडा कर दिया है कि गुस्सा अभी भी बरकरार है? सुनिए, मेरा किससे निजी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, न किसने मेरा कोई लिया न मैंने किसका लिया। मेरा कहना इतने, जब आप खुद को सम्मानित होना चाहते हो तो औरों का सम्मान करने की भी बात करो ना। और राज्य चलाने के टाइम में कोई गलती हुई होगी उसकी सुधारने की बात भी करो। और ये यूनिफाइड डीसीआर ये पूरे एमएमआर के इलाके को खत्म करने वाला निर्णय है। और मुख्यमंत्री महोदय को मैंने बोला सब इधर करो ना करो, हमारे शहर में हमें जरूरत का जितना एफएसआई उतना ही हमें चाहिए, आगे चल के हमें नहीं चाहिए। आपके नवी मुंबई महापौर का नाम तय कर लिया गया कि बाकी भी? देखिए बात ऐसी, अभी मंगलवार को शायद उसका आरक्षण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये लोगों की पार्टी है। उधर क्या होता है, बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, प्रभाग कमेटी, मंडल कमेटी, शहर कमेटी, बाद में राज्य कमेटी, और सब पूरा अप्रूवल कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है। तो बात ऐसी सिस्टम की पार्टी है बीजेपी, वहाँ पे सब काम कारोबार सिस्टम से हो जाएगा। ये भी सुनने में आया कि आपने सभी अपने जीते हुए कैंडिडेट को, कार्यकर्ताओं को मना किया कि जीत की खुशी जो हारे उम्मीदवार उनके इलाकों में या उनके घरों के सामने नहीं मनाए। घर के सामने जाके फटाके नहीं लगाने का, चिल्ला चिल्ली मत करो। अभी ये देखिए बात ऐसी कि हर इंसान को लगता है मैं जीत जाऊं, तो हारता है तो उसके जख्म में नमक डालने जैसा तुम्हारा फटाका लगेगा। क्या उसमें से क्या मिलने वाला है?
अच्छा, एक आखिरी सवाल, चाहे मुंबई शहर हो, चाहे नई मुंबई हो, थाना हो, कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर, पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका हो, एक वक्त था अभी कट्टर शिवसैनिक रहे बाला साहब की तिवारी, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ये लोग कम पड़ जा रहे हैं या तो कुछ अभी देखिए, जिंदगी में मेहनत नहीं कर रहे? नहीं सुने, जिंदगी में किसी के भी दिन हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते, चढ़ाव उठाव, ये तो अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं। संयम के साथ काम करते रहो, जिद के साथ काम करते रहो। देखिए, पार्टी कभी खत्म नहीं होती, पार्टी तो जिंदा ही रहती है। यश अपयश ये कोई पक्का हमेशा नहीं रहने वाला। अपन बहुत सारी जिंदगी में देखे कि पार्लियामेंट में कई लोगों को इतना भारी बहुमत मिला था कि हिस्ट्रिकल बना था, लेकिन वो भी टूट गया ना। तो कभी भी अपने सत्ता का, पैसे का, कोई यानी जो संपत्ति का अहंकार करेगा उसका तो रावण बनने वाला है। इसके साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने बीज कानून का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और अगर पंजाब को इस बीज कानून में शामिल नहीं किया जाता तो ऐसे कानून को लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब को गेहूं देने और चावल की खरीद के तरीकों पर भी चर्चा हुई और आने वाले दिनों में इसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने पर भी बात हुई। पंजाब से पूछे बिना जा पंजाब का एक्ट ही फॉलो कर लो। पंजाब का एक्ट है सीड का। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना की, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में करने का वो किया। SYL पानी है ही नहीं, मामले ही खत्म, मुद्दे ही खत्म। तो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है कि हमने उनको गेहूं की सप्लाई करनी है, आगे आने वाले दिनों में कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है, कैसे चावल की प्रोक्योरमेंट करनी है उसके बारे में। और जो FCI का GM है वो हमेशा से ही पंजाब का रहा है। इस बार जूडिकेटर का कोई अफसर आ गया। हमने पहले लेटर भी लिखे थे, आज भी हमने ये बोला कि पंजाब का, जो पंजाब के कल्चर को, पंजाब की मंडियों को, बारदाने को जानता हो। और RDF का पैसा वो तो अब अलग अलग सीरियल्स में भी आ रहा है। RDF का पैसा जो है वो मंडियों को जाने वाली सड़कों का ही है कि उसको जारी करो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज और दक्षिण काली मंदिर के प्रधान संत कैलाशानंद महाराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सप्रेम शक्ति स्तवन नामक आध्यात्मिक ग्रंथ भेंट किया। इस अवसर पर सनातन धर्म की समकालीन प्रासंगिकता, सामाजिक उपयोगिता और सांस्कृतिक संरक्षण पर गहन विमर्श हुआ। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि शक्ति स्तवन ग्रंथ सनातन धर्म के मूल तत्वों को सरल, सारगर्भित और व्यवहारिक रूप में पेश करता है, जिससे सामान्य जन भी सनातन मूल्यों को आत्मसात कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है, जिसने हिंदू समाज को प्राचीन काल से संस्कार, अनुशासन, करुणा और सामाजिक समरसता प्रदान की है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम सनातन चेतना है। इसके सिद्धांतों में ऐसी अद्भुत विशेषताएं निहित है जिनका इस्तेमाल हिंदू समाज युगों युगों से करता आ रहा है और आज भी ये मूल्य समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे असम के लिए खुशी का बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि ये ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने असम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को इस ऐतिहासिक पल के लिए धन्यवाद दिया। हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। ऐसे तो देखा जाए, ऐसे बड़ा जो लॉन्च होते हैं, मेट्रोस का बीच में लॉन्च होते हैं और धीरे धीरे गुवाहाटी तक आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज प्रायोरिटी फॉर हिम, ये आज और एक बार उन्होंने दर्शाते हुए
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से शुरुआत किया, कलकत्ता गुवाहाटी का बीच में शुरुआत किया। मैं असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूं। चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा गायत्री कुमारी की मौत की घटना के बाद परिजनों के साथ जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत पटना एसएसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पटना एसएसपी से मुलाकात कर प्रशांत किशोर ने कहा कि इस घटना को लेकर 10 जनवरी को परिजनों ने सबके साथ पटना में लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसमें कई लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। उसे रद्द किया जाए। इस घटना में स्थानीय थानेदार चित्रगुप्त नगर की भूमिका जो संदिग्ध है उसे सस्पेंड किया जाए, ये प्रशांत किशोर का कहना था। जैसा कि आपको मालूम है, सब नीचे कीजिए, सबका कल पीड़ित परिवार से हम लोग मिले थे जहानाबाद में इनके घर पे। उसके बाद सरकार ने ऑलरेडी मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। अब हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे और जिनके साथ गलती हुआ है उनको न्याय मिले। आज एसएसपी महोदय से मिलने के 2 वजह रही है। एक, कि परिवार का ऐसा मानना है कि जो आईओ कंसर्न हैं, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कर रही हैं, इनका उनके प्रति कुछ आक्रोश है, उस महिला के प्रति, उस महिला पदाधिकारी के प्रति। तो ये लोग चाहते हैं कि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या विभागीय कार्रवाई हो। उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, इसलिए इनसे मिल रहे हैं। और दूसरा, इस घटना के बाद इसके विरोध में कारगिल चौक पर कुछ बच्चों ने और कुछ परिवार के लोगों ने शायद धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर कि लोगों पर एफआईआर हो गया है। और कल उसी संबंध में शायद बीएन कॉलेज में पुलिस ने छापा भी मारा था। तो वो बात एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है कि चूंकि घटना में प्रथम दृष्टया सरकार ने माना है कि जांच में कुछ गलती हुई है, तभी तो एसआईटी बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर एसएसपी जी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहां तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने एक साथ कई राज्यों की राजनीति को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है। मनपा चुनाव में मिली जीत पर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। प्रेम शुक्ला ने कहा कि ये जीत जनता के भरोसे और बीजेपी के संगठनात्मक काम की जीत है। इसके बाद प्रेम शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। प्रेम शुक्ला का आरोप है कि अधिकारी अशोक दास को धमकाया गया और अगर उन्होंने एक भी अवैध वोटर का नाम हटाया तो उन पर और उनके परिवार पर हमला किया जाएगा, इस तरीके की धमकी दी गई। चाकुलिया की घटना का जिक्र करते हुए प्रेम शुक्ला ने कहा कि वहां अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, सरकारी कार्यालय तोड़े गए। उनका आरोप है कि टीएमसी घुसपैठियों के भरोसे अपने वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जब भी देश में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है उसके पास से पश्चिम बंगाल के दस्तावेज बरामद होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमा के 72 ऐसे बॉर्डर फेसिंग के इलाके हैं जहां फेसिंग का काम रुका हुआ है और इसका फायदा घुसपैठियों को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एसआईआर की सुनवाई करने वाले उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया में जो कुछ हुआ वह तो चाकुलिया है। टीएमसी के उपद्रवियों ने एसआईआर के काम में जुटे अधिकारियों को धमकाया कि वहां घुसपैठियों का नाम न काटा जाए। फिर भी जब अधिकारी उनकी इस धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो उपद्रवियों ने कार्यालय को घेर लिया, कार्यालय को फूंक दिया, मशीनें तोड़ दी और अधिकारियों पर हमला किया। और उसके लिए बहाना क्या बनाया कि अल्पसंख्यकों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है।
कि घुसपैठियों को बचाने के लिए अल्पसंख्यकों की आड़ लेने का काम तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही है और घुसपैठिया मतदाताओं के भरोसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपनी जो है वोट बैंक की राजनीति को पुख्ता करने का काम कर रही है। बंगाल में आज फेक आईडी सक्रिय देश के किसी भी हिस्से में जब कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसके पास से बंगाल का ही दस्तावेज बरामद होता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित और संरक्षित जो देशद्रोही तत्व हैं वो 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक में राष्ट्रीय पहचान बनाने का नेटवर्क संचालित कर रहे हैं और ये घुसपैठिए इसी फेक आईडी के सहारे पूरे देश में एक तरह से अपना कब्जा जमाने के काम में लगे हुए हैं। तुष्टीकरण की इसी राजनीति के तहत 72 ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में बीते 11 वर्षों से बारंबार केंद्र सरकार के प्रयास के बावजूद इन इलाकों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां फेंसिंग का काम नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल में बिना किसी आदेश के पंजाब केसरी के कार्यालय का ताला तोड़ा गया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, रेड डालकर लोगों को हिरासत में लिया गया। एक पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इन भगवंत मान ने जो पार्टी आम आदमी पार्टी मीडिया के बल पर ही पार्टी के रूप में उभरी, जिस आंदोलन के उभार का सबसे बड़ा मंच मीडिया रहा, उस चौथे स्तंभ पर जिस तरह से जो है भगवंत सिंह मान की सरकार प्रहार कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और 1975 के आपातकाल को याद दिलाने वाला है। पंजाब में प्रख्यात दैनिक पंजाब केसरी पर बिना किसी आदेश के रेड डाली, वहां के पत्रकारों और कर्मचारियों को पीट पीट कर घायल कर दिया, अखबार के दफ्तर का ताला तोड़ दिया गया। यह सरासर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा किया गया घातक हमला है। भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल के दौर घोर निंदा करती है। पंजाब केसरी समूह के बठिंडा प्रेस में बिना किसी आदेश के, बिना नोटिस के रेड डालकर वहां के कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। कुछ लोगों को जो है इतना बुरी तरह से मारा गया कि उन्हें बठिंडा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी तरह जालंधर स्थित सूरानुसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ जबरदस्ती अंदर घुसे और अखबार के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। अंदर के गेट का ताला तोड़ा गया। अवैध तरीके से कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। केजरीवाल द्वारा संचालित विकलांग भगवंत मान सरकार की मीडिया की आवाज को दबाने की यह घृणित कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयानों पर प्रेम शुक्ला ने तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर दिए गए बयान न सिर्फ अमानवीय है बल्कि संविधान और भारतीय संस्कृति का भी अपमान है। भांडेर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक है फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया ने तो सारी हदें तोड़ दी। फूल सिंह बरैया ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने
समग्र नारी समाज का अपमान करने का कुकर्म किया है। फूल सिंह वरैया ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।